हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गुप्ता एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुमित जीपीएस टेक में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के बेसिकली हम आज लॉ पढ़ेंगे, सभी लॉ पढ़ेंगे जो 4 टाइप के हैं। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो कि थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली उस पर डिपेंड रहता है कि ये थर्मोडाइनमिक्स की जो लॉ हैं वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड। तो देखते हैं इसमें इसका थर्मोडाइनमिक्स मीन, थर्मो माने होता है हीट और डायनेमिक्स मीन गति, यानी थर्मल यानी हीट की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। बेसिकली इस साइंस की वह शाखा जिसमें हीट का ट्रांसफ़र एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, उसे हम थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हम जीरोथ लॉ। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ ये बताता है कि बेसिकली किसी भी सिस्टम को, किसी भी दो सिस्टम को जो किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो वे सपोज कोई एक सिस्टम है ए और दूसरा है बी और तीसरा सिस्टम है सी, इस टाइप से। तो हम देखते हैं कि कोई भी दो सिस्टम यानी ए बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो वे आपस में भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखते हैं किस टाइप से। सपोज ए सी के साथ इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी के, तो ए इस टाइप से ये थर्मल टेम्परेचर टी से डेनोट किया है। तो देखते हैं कि जब ये ए सी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए बी के भी बराबर होगा। इस टाइप से हमने देखा कि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इस प्रकार से हम जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी हीट सोर्स से किसी सिस्टम को दिए गए हीट एनर्जी को पूरी पूरी तरह से वर्क डन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली किसी भी हॉट सोर्स से दिया गया हीट एनर्जी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, प्लस उस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन का योग होता है। देखते हैं इसे इक्वेशन के थ्रू। बेसिकली जो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का है वो बेसिकली इस इक्वेशन के द्वारा देखते हैं। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इस टाइप से। तो हम देखते हैं किसी भी सिस्टम को दी गई हीट सोर्स उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, प्लस उसी सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन को योग होता है। इस टाइप से ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बताता है। देखते हैं किस टाइप से होता है। सपोज ये फिगर से देखते हैं कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई हीट सोर्स है,
तो जब हम इस सिस्टम में हीट सप्लाई करते हैं तो इसमें जो इस वेसल के बॉटम में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये सपोज ये मॉलिक्यूल हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये डी जिसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर जब ये इंटरनल एनर्जी इसकी हो जाएगी तो ये फिर आगे की ओर मूव करेंगे, तो इस टाइप से ये पूरे सिस्टम में वर्क करेंगे। इस प्रकार से DW यानी वर्क डन करेंगे। तो इस प्रकार हमने फिगर से समझा कि किसी भी सिस्टम को दी गई हीट सोर्स उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसी सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य का सम होता है, यानी किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकता। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरेशन इस बेस पे हुआ कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं हुआ जो 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके, यानी कोई भी ऐसा इंजन ऐसा नहीं है जिससे हम हीट सप्लाई करें और पूरी उससे वर्क डन 100% मिल जाए। कुछ ना कुछ उसमें एरर आती है, एनर्जी का लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण, विस्कोसिटी के कारण। इस टाइप से हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ बताता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% एफिशिएंसी से वर्क कर सके। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है केल्विन प्लैंक और दूसरा है क्लॉसियस। इन दो साइंटिस्ट के द्वारा इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो केल्विन प्लैंक ने बोला कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंसी से वर्क कर सके, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो इस टाइप से बोला। और क्लॉसियस ने बताया कि हमेशा हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। हम बेसिकली वैसे भी जानते हैं कि जब भी हम कोई ज़्यादा टेम्परेचर की, जैसे सपोज चाय का कप रख दिया खुला, उसमें हीट ज़्यादा होती है तो वो सराउंडिंग में अपनी हीट छोड़ने लगती है, तो कुछ टाइम बाद वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाती है। इस प्रकार से ये क्लॉसियस ने डिस्क्राइब किया कि हमेशा हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्क्राइब करने से पहले हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर देंगे, तभी हम इस थर्ड लॉ का डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सपोज 3 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहले है एंट्रोपी। सेकंड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्ड है एब्सोल्यूट क्रिस्टल।
सबसे पहले देखते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस होती है। जो हम अपने यूनिवर्स में रहते हैं, हम कुछ भी खाते पीते, कुछ काम करते हैं या कुछ लिखते हैं, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब रैंडमनेस है यूनिवर्स की। यानी उसमें कोई किसी, सपोज ये कोई सिस्टम है, उसमें जो मॉलिक्यूल है उनका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहता है। वो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, यानी इरेगुलरिटी के रूप में, यानी रैंडमनेस रहते हैं। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहती, कोई इस डायरेक्शन में, तो वो उसे बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी स्पेशल केस में आइडियल इक्वेशन को डेरिवेशन करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर ही रेडिएट होता है। ठीक, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट क्रिस्टल के बारे में। सपोज देखते हैं इसमें एब्सोल्यूट क्रिस्टल के लिए कोई सिस्टम है, उसमें कोई मॉलिक्यूल है जो एक निश्चित साइज और निश्चित आकार में है और एक सीरीज में लगे हुए हैं, जिनके बीच गैप भी बहुत कम होता है और जो अपने बीच मूवमेंट को, एक दूसरे के मूवमेंट को रोकते नहीं है, यानी इसमें बहुत कम मूवमेंट होता है। तो इस निश्चित शेप और आकृति को एब्सोल्यूट क्रिस्टल बोलते हैं। और जब एब्सोल्यूट ये क्रिस्टल होते हैं, जिनका साइज और शेप निश्चित होता है और जिनके बीच मूवमेंट बहुत कम होता है, तो उसे एब्सोल्यूट क्रिस्टल बोलते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट क्रिस्टल का एंट्रोपी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, यानी 0 डिग्री केल्विन पर 0 होता है। यानी फिर से समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट क्रिस्टल का एंट्रोपी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 होता है। इस टाइप से ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो बेसिकली ये सब तीनों लॉ कंप्लीट हो गए हैं। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।